स्थित प्रज्ञ महापुरुष। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? पिछले सारे वीडियो कंप्लीट कर लिए आप वुमेन रिप्रोडक्शन का? यदि आपने अभी तक नहीं किए हैं तो उसको कंप्लीट कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। चलिए, मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं आपके हमारे खूब सुंदर सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला ए के मेहता या फिर जेएल साइंस या मिशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ 01 के साथ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्या चुनौतियां हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की? क्या स्ट्रेटजी है और इसकी गोल क्या है? क्या कर लेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जान करके? आवश्यक है। अभी के समय में जो हमारे देश या फिर विश्व की जो सबसे बहुत बड़ी समस्या है ना, वो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो है ये सबसे बड़ी समस्या और चुनौती है। इसे कैसे रोका जाए? और अभी कह रहे हैं कि हमारे देश के साथ साथ विश्व के लगभग लोग अब एजुकेटेड हो रहे हैं। मतलब इवन के औसत मिला मान लिया जाए तो 50 to 60% लोग तो एजुकेटेड हो रहे हैं। अभी भी देखा जाए तो कुछ ही फैमिली है जो एजुकेशन से दूर रह रहे हैं, जो सुदूर गांव में है जहां पर स्कूल वगैरह की व्यवस्था नहीं है, सरकार की नजरें नहीं गई है वहां तक। पर ऐसे कोई कोना नहीं है जहां पर सरकार की अभी तक नजर नहीं गई है। ऐसी प्लानिंग चल रही है, सबको एजुकेटेड करना है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या जानना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो होता है वो पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। लेकिन उनसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जानना चाहिए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्यों जानना चाहिए? जनन स्वास्थ्य के बारे में क्यों जानना चाहिए हमें? इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे स्वास्थ्य मतलब कि जच्चा और बच्चा, जन्म लेने वाले बच्चे, जन्म देने वाली मां और पालन पोषण करने वाले पिता, तीनों के स्वास्थ्य, तीनों के इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति और शिक्षा दीक्षा आदि की ख्याल रखी जाए। किसके अंतर्गत? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत। बच्चे पैदा कर लेना बहुत बड़ी काम नहीं है। स्वस्थ बच्चे पैदा करना चुनौती है। स्वस्थ बच्चे पैदा करना चुनौती है। स्वस्थ मां होकर के बच्चे को पैदा करना या मां के बच्चे की मां का हेल्दी होना, स्वस्थ होना चुनौती है। बच्चे के पिता को हेल्दी होना चुनौती है। हमारे ही समाज में कभी आप देखे होंगे बच्चे जन्म लेते हैं तो कोई बच्चे अनहेल्दी होते हैं, माल न्यूट्रिशन से, मतलब जिसको कुपोषण के शिकार कहते हैं, या बचपन से वो एकदम दूसरे कैटेगरी के आ जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं कि मां भी बच्चे को जन्म देते देते गुजर जाते हैं, या जन्म देने के साथ ही उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। कल क्या थी और आज कैसे हो जाते हैं। कभी कभी देखे होंगे कि हमारे ही समाज में जब किसी लड़के की शादी होती है, शादी से पहले कुछ और था, शादी के बाद एकदम उसके हेल्थ बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। इन सारे चीजों का ख्याल रखना, परिवार कल्याण से संबंधित जानकारी एकत्रित करना ही तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले स्ट्रेटजी इसकी क्या होनी चाहिए और प्रॉब्लम्स क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या देखेंगे? प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी। क्या क्या चुनौतियां हैं? क्या क्या चुनौतियां हैं? तो विश्व के लगभग सभी देश समाज कल्याण के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर कार्य कर रही है। समाज कल्याण के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर कार्य कर रही है। खास करके इस एज के, मतलब 11 से लेकर के और 24 वर्ष के जो बालक बालिकाएं होते हैं, दोनों बालक
बालिकाएं, इसको जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना अति आवश्यक हो जाता है। कहिए क्यों? कहिए क्यों? तो 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद गर्ल्स एंड बॉय दोनों क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिवली माने प्रजनन के दृष्टिकोण से एक्टिव हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होना मतलब क्या? सक्रिय हो जाते हैं। उसके जो प्रजनन अंग होते हैं वो 11 वर्ष के बाद या 11 से 24 वर्ष, 24 तो बहुत हो गया जी, 11 वर्ष के बाद उसके प्रजनन अंग जो होते हैं वो एक्टिव होने लगते हैं। अब प्रजनन एक्टिव, जैसे लड़कियों में क्या होते हैं कि हिप गर्डिल का बड़ा हो जाना, वक्षस्थल जिसको क्या कहते हैं कि मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट इत्यादि को बड़ा हो जाना, और वॉइस की चेंजिंग, पतले आवाज हो जाना, ये लड़कियों में। लड़कों में क्या कहते हैं एस्पर्मेशन, एस्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया तीव्र हो जाना, फिर सेमिनेशन हो जाना, सीमेन का बनना, और धीरे धीरे मतलब पेनिस का इनलार्जमेंट होना इत्यादि। तो इस अवस्था में जब लड़के और लड़कियां पहुंचती है तो लड़के को लड़का की और लड़की को लड़का का एक सुगंध सा एहसास होता है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली क्या हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं, वो सक्रिय हो चुके हैं, प्रजनन के दृष्टिकोण से वो सक्रिय हो चुके हैं। अब इस एज के बच्चे को प्रजनन काल में होने वाली खामियों से बचाना, इसके वो शिकार ना हो जाएं, यही तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। यही क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित जानकारी किस एज के बच्चे को ज्यादा देना चाहिए? 11 से 24 वर्ष के। इतने ही क्यों? तो 11 वर्ष से क्यों? तो 11 वर्ष से पहले वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं रहता है। प्रजनन के दृष्टिकोण से प्रजनन को देखते वो सक्रिय अवस्था में नहीं पहुंचता है, लड़कपन होता है, उसमें बालपन ज्यादा होता है, खेलने धूपने में ज्यादा समय बिताता है। जैसे ही इस एज को 11 वर्ष को पार करता है कोई लड़का और लड़की, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में उसको क्या हो जाते हैं कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, और लड़का लड़के के प्रति और लड़का लड़की लड़के के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, और उनको अच्छे लगने लगते हैं, कोई ना कोई अच्छे लगने लगते हैं, ये बढ़िया है, उसको बार बार देखते हैं, उसको घूमते हैं, फिर मन में अलग अलग तरह का ख्याल आता है। उन ख्यालों में खो करके आप अपने स्वास्थ्य को न बिगाड़ लें, आप अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखें, यही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो प्रजनन से संबंधित जानकारी, समस्या और चुनौती दोनों के बारे में जानना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। तो आप लिखना चाहें डेफिनेशन तो लिख लीजिए। प्रजनन स्वास्थ्य किसको कहते हैं? तो प्रजनन से संबंधित स्वस्थ व्यक्ति का विकास करना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रजनन से संबंधित व्यक्ति को क्या करना? स्वस्थ करना। अब ये किसके लिए आवश्यक है? तो 11 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाएं के लिए क्या है? ये आवश्यक है। ये रिप्रोडक्टिवली इस एज में एक्टिव हो जाते हैं। तो आइए क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। हमारे देश ने कब शुरू किया? अब क्या होते हैं कि कम एज में आप प्रजनन से संबंधित क्या हो जाते हैं कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, आपके एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, आप प्रजनन करते हैं, मतलब प्रेग्नेंट हो जाते हो, प्रेग्नेंट होकर के आप बच्चे जन्म देते हैं। तो उस अवस्था में वो बच्चे भी स्वस्थ नहीं होंगे, जो जन्म देने वाली माँ है, जो अंडर एज चल रही है, वो भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, और बच्चे की पिता की भी स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि वो मानसिक रूप से अभी स्वस्थ नहीं है। मतलब मानसिक रूप से वो एक्टिव नहीं हो चुके हैं, समाज को, सोसाइटी को, लाइफ को अभी समझा नहीं, बस वो केवल रिप्रोडक्टिवली क्या हो चुके हैं? एक्टिव हो चुके हैं। तो
इससे क्या हो जाती है कि देश में सबसे जो वाइटल समस्या आ जाती है वो बच्चों के स्वास्थ्य और जनसंख्या, सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या वो क्या होते हैं कि चाइल्ड हेल्थ और दूसरा पॉपुलेशन। चाइल्ड हेल्थ और पॉपुलेशन, इन दोनों के प्रति जब आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं गलत क्या है सही क्या है, तो इससे दो समस्या आती है। एक चाइल्ड हेल्थ, अभी आप भी बचपन है, आपकी भी हेल्थ, और आप बच्चे को जन्म दे रहे हो उनके हेल्थ संबंधित समस्या आ जाती है। दूसरी समस्या, यदि ऐसे होने लगे तो आप अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं तो देश के लिए क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये दोनों समस्या, तो दोनों के लिए हमारे देश ने बहुत पहले कार्य करना शुरू कर दिया था। विश्व में, याद रखेंगे, विश्व में सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ हमारे ही देश में हुआ था। अर्थात जनसंख्या नियंत्रण पर सबसे पहले विश्व में हमारा देश ही काम करना प्रारंभ किया, और हमारे देश की आज ये स्थिति है कि हम विश्व के दूसरे नंबर पर हैं, ना जाने कब एक नंबर पर आ जाएं। तो क्या कह सकते हैं? नीचे एरो देकर के लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के से संबंधित, नीचे एरो देकर के लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित विश्व में सबसे पहले हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाया गया। विश्व में सबसे पहले जनन स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे देश में 2 कार्यक्रम चलाए गए। जनन से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं क्या है? तो चाइल्ड हेल्थ, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष के बच्चे, 15 वर्ष के बच्चे, बच्चियां, लड़कियां, यदि बच्चे जन्म दे रहे हैं तो खुद बच्चे हैं और वो बच्चे को जन्म दे रहे हैं, चाइल्ड हेल्थ। बच्चे को जन्म देकर के पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन संबंधित पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो ये 2 समस्या पर हमारे देश पहले ही कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तो उसमें कौन कौन सा? तो पहला आया फैमिली प्लानिंग। ये आपने नोट कर लिया था? नहीं किए थे तो लिख लीजिए यहां पर 11 से, या वीडियो के पीछे जाइए, आप रिमाइंड करके देख लीजिए। फैमिली प्लानिंग, पहला कार्यक्रम इन्होंने प्रारंभ किया था, फैमिली प्लानिंग। उसके बाद क्या था? चाइल्ड हेल्थ केयर। फैमिली प्लानिंग और दूसरा चाइल्ड हेल्थ केयर। 2 कार्यक्रम हमारे देश ने चलाया। फैमिली प्लानिंग का मतलब परिवार नियोजन। कितने ईस्वी में? तो याद रखेंगे 1991 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1991 ईस्वी में। चाइल्ड हेल्थ को हम लोग CHR कहते हैं, शायद CRH, चाइल्ड हेल्थ, RCH कहते हैं इसको, चाइल्ड हेल्थ केयर। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? RCH के नाम से ये प्रचलित है। इसको हम लोग चाइल्ड हेल्थ केयर कहते हैं। हेल्थ केयर और चाइल्ड मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर कहिए इसको, या चाइल्ड हेल्थ केयर कहिए। इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। चाइल्ड हेल्थ केयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर से संबंधित है। तो ये 2 कार्यक्रम हमारे देश में चलाए जा रहे हैं। इसकी डाटा दी गई है कितने ईस्वी के आसपास? चाइल्ड हेल्थ केयर 1900 लेटर वाज फैमिली प्लानिंग स्टार्टेड, इतना इसके बाद मतलब 1991 के बाद। परिवार नियोजन के तहत किसको रोकना चाहा?
जनसंख्या को, जनसंख्या रोकने वाला, जनसंख्या रोकना, और स्वस्थ बच्चे उत्पन्न करना, माने जच्चा बच्चा स्वस्थ होना, जच्चा प्लस बच्चा दोनों का स्वास्थ्य। जच्चा मतलब जन्म देने वाली, जन्म देने वाली, दोनों के स्वास्थ्य पर काम करना हमारा देश पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं। अब इनके लिए चाहिए कि हमारे सोसाइटी में बच्चों को प्रारंभ से इसके बारे में हम जानकारी दें, प्रारंभ से ही जानकारी दें। तो क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी स्टेप होनी चाहिए? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितने स्टेप में होनी चाहिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर। पहला, अर्ली स्कूलिंग, सेक्स एजुकेशन, मैरिजेबल एज, सेक्सुअल बिहेवियर, एसटीडी। स्टेप्स ऑफ, पहला अर्ली स्कूलिंग, दूसरा नंबर सेक्स एजुकेशन, मैरिजेबल एज, मैरिजेबल एज, मैरिजेबल एज, मैरिजेबल एज, तीसरा नंबर। चौथा नंबर होना चाहिए सेक्स बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर। और पांचवा नंबर होना चाहिए सेक्सुअल बिहेवियर के बाद, पांचवा नंबर है एसटीडी, स्टडी ऑफ या नॉलेज ऑफ एसटीडी। इतने चीज होने चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित यदि आप बात करना चाहते हैं तो इतने चीज पर बात कीजिए। अर्ली स्कूलिंग, बच्चे को प्रारंभ से पढ़ाइए, सेक्स का जानकारी दीजिए, मैरिजेबल एज डिसाइड कीजिए, सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में बताइए और नॉलेज ऑफ एसटीडी के बारे में बताइए। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो यदि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो इसकी मुख्य भूमिका है, अहम भूमिका है। ये तो आप स्टेप करके लिखें, अच्छी बात है। यदि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आवश्यक है, माने मेजर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव, नीचे लिख लेना हेल्थ। मेजर, मुख्य जानकारी होनी चाहिए किसके किसके। सबसे पहले आप बच्चे को स्कूल भेजिए ताकि उन्हें अक्षर ज्ञान हो और ताकि आगे जो कुछ बताया जाए उससे संबंधित जानकारी होनी चाहिए। तो आजकल हमारे देश में क्या है, को एजुकेशन सिस्टम है, पर गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में कई तरह के सिस्टम या कई तरह के एनजीओ संस्थान हैं जो प्राइवेट संस्थान है, काम कर रही है इस एजुकेशन, इसके प्रति वो बच्चे तक जानकारी दे रहे हैं। पर हमारे समाज के भी कुछ रोल हो जाते हैं कि उस पर रेस्ट्रिक्ट, कोई प्रतिबंध लगाया जाए। जब तक आप हमारे समाज एक्टिव नहीं होंगे
तब तक इस सब की जानकारी अधूरी मानी जाएगी। तो अर्ली स्कूलिंग क्यों आवश्यक है? यदि आप पढ़े लिखे ही नहीं रहेंगे तो इन सब बारे में यदि आपको बताया जाए तो आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। सेक्स एजुकेशन क्यों आवश्यक है? आप सेक्स के बारे में खुलकर के बात कीजिए, क्या होता है लड़के और लड़कियों के बीच, जो सेक्सुअलिटी बिहेवियर आगे लिखा हुआ है, जो एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण की बल कार्य करती है, आकर्षण बल, वो क्या है। मैरिज की एक एज लिमिट होनी चाहिए। सेक्सुअल बिहेवियर, लैंगिक व्यवहार कैसे बदलता है उसके बारे में गौर करनी चाहिए। और नॉलेज ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब शारीरिक संबंध से क्या क्या रोग हो सकती है, इन सब के बारे में आपको जानकारी अवश्य चाहिए। तो इन सब के बारे में हम लोग अगले रोज अध्ययन करेंगे। छोटे छोटे वीडियो के साथ हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करते चलेंगे। तो आज के लेक्चर आपको कैसे लगे इसके बारे में अवश्य बताएं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।